नमस्कार। आज हम अल्फोंस डॉडे की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी द लास्ट लेसन के सार को समझने वाले हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक क्लासरूम के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में पहचान, पछतावे और उन चीज़ों के बारे में है जिनकी कीमत हमें तभी समझ आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, है ना? ये पछतावे और देर से मिली सराहना की उस भावना को पकड़ता है जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए, इसी सोच के साथ इस कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा छात्र फ्रांस से। उसकी सुबह किसी भी और दिन की तरह ही शुरू होती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो फ्रांस का स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे अपने टीचर एम हैमिल से डांट पड़ने का डर था। लेकिन जैसे ही वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है ना, तो उसे बुलेटिन बोर्ड पर एक भीड़ दिखती है। अब ये वही बोर्ड था जहां से पिछले 2 सालों से सारी की सारी बुरी खबरें आ रही थी। और बस यही पहला इशारा था कि आज कुछ तो गड़बड़ है। जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचता है तो उसे जो महसूस होता है वो बड़ा अजीब था। रोज वाला शोर शराबा, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाजें, बच्चों का चिल्लाना, सब गायब था। माहौल इतना शांत था मानो कोई संडे की सुबह हो। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि क्लास की पिछली बेंचों पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, एकदम खामोश। ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और फिर फ्रांस एक और अजीब बात पर गौर करता है। उसके टीचर एम हैमिल ने अपना सबसे अच्छा सूट पहना हुआ था, एक सुंदर सा हरा कोट और सिल्क की टोपी। ये वो कपड़े थे जो वो सिर्फ खास मौकों पर ही पहनते थे। मतलब क्लास का माहौल बहुत ही गंभीर और असामान्य था। और फिर वो पल आता है जब इस अजीब सी खामोशी और गंभीरता की वजह सामने आती है। एक ऐसी घोषणा जो सब कुछ बदल देती है। इस घोषणा को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास जानना होगा। ये कहानी फ्रैंको प्रशियन युद्ध के समय की है। फ्रांस ये युद्ध हार चुका था और अल्सेस और लोरेन के जो इलाके थे वो अब प्रशिया के कब्जे में थे। इसी बैकग्राउंड में बर्लिन से एक आदेश आता है। एम हैमिल की ये घोषणा फ्रांस पर बिजली की तरह गिरती है। तो यही वजह थी उस अजीब सी खामोशी की। ये उनकी फ्रेंच जबान का आखिरी सबक था। अब से उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने या सीखने की इजाजत नहीं मिलने वाली थी। अचानक फ्रांस को अपने बर्बाद किए हुए वक्त पर बहुत गहरा पछतावा होता है। जिन किताबों को वो बोझ समझता था वो अब उसे पुराने दोस्तों जैसी लगने लगी थी। उस दिन वो अपने टीचर की हर बात को इतने ध्यान से सुनता है, शायद पहली बार। चलिए, अब कहानी के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, भाषा और हमारी पहचान के बीच का वो गहरा रिश्ता। एम हैमिल समझाते हैं कि अपनी भाषा को जिंदा रखना कितना जरूरी है। उनके मुताबिक मातृभाषा सिर्फ बातचीत का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान का एक मजबूत प्रतीक है। ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाली चाबी की तरह है, आज़ादी की एक उम्मीद। कहानी में जो हो रहा है ना, उसे एक टर्म दिया गया है, भाषाई संकीर्णता। ये सिर्फ एक भाषा को दूसरी पर थोपना नहीं है, बल्कि असल में ये राजनीतिक दबदबे का एक हथियार है। किसी भी समुदाय की पहचान को उसकी जड़ से मिटाने का एक सोचा समझा तरीका। अब हम क्लास के उन आखिरी गंभीर पलों को देखते हैं जब एम हैमिल फ्रेंच में अपना आखिरी सबक पढ़ा रहे थे। वो आखिरी सबक कुछ खास था। सबसे पहले ग्रामर का पाठ हुआ और मजे की बात ये कि फ्रांस को पहली बार सब कुछ एकदम साफ साफ समझ में आया। फिर लिखने की बारी आई। एम हैमिल सबके लिए नई नई कॉपियां लाए थे जिन पर खूबसूरती से लिखा था फ्रांस, अल्सेस। पूरा कमरा लिखने में इतना मग्न हो गया कि सिर्फ कागज पर कलम चलने की आवाज आ रही थी। इतिहास के पाठ के बाद क्लास के सबसे छोटे बच्चों ने भी एक सुर में बा, बे, बी, बो, बू का जाप किया, मानो वो भी अपनी भाषा को आखिरी सलामी दे रहे हों। ये सिर्फ एक पाठ नहीं था, ये अपनी संस्कृति को विदा करने की एक रस्म थी। और इसी गंभीर माहौल में फ्रांस के मन में एक बड़ा ही मासूम लेकिन गहरा ख्याल आता है। वो छत पर कबूतरों को देखता है और सोचता है कि क्या ये हमलावर इन बेजुबान परिंदों को भी अपनी भाषा में गाने पर मजबूर करेंगे। ये इस बात पर एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी है कि इंसानी कब्जे की भी एक सीमा होती है, वो प्रकृति पर हुकूमत नहीं कर सकता। और फिर वक्त खत्म हो जाता है। चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं, जो एक युग के अंत का संकेत है। ठीक उसी पल बाहर प्रूशिया के सैनिकों की तुरियों की आवाज गूंजती है। ये एक नए शासन के आने का और फ्रेंच पार्ट के खत्म होने का साफ संकेत था।
एम हैमिल अपनी जगह से खड़े होते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और भावनाओं के कारण उनका गला रूंध गया था। वो कुछ बोल नहीं पाते। वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत लगाकर लिखते हैं वी ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। और फिर बिना एक शब्द कहे वो हाथ से इशारा करते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। चलिए अब संक्षिप्त में देखते हैं कि इस कहानी का हम पर इतना गहरा असर क्यों होता है और इसमें किन शक्तिशाली प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। इस कहानी में प्रतीक या सिंबल्स बहुत मायने रखते हैं। बुलेटिन बोर्ड बुरी खबरों का प्रतीक है। एम हैमिल के अच्छे कपड़े भाषा के प्रति सम्मान को दिखाते हैं। और वो कबूतर, वो प्रकृति की आज़ादी का प्रतीक हैं, जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? इसके 3 मुख्य विषय हैं और ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पहला है टाल मटोल का दर्द, यानी वक्त गंवाने का पछतावा। फ्रांस का यही पछतावा उसे अपनी भाषा की असली कीमत समझाता है, जो कि हमारे सांस्कृतिक पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है। और अपनी भाषा और पहचान से यही जो गहरा लगाव है ना, वही देशभक्ति का सबसे सच्चा रूप है। बिल्कुल वैसा जैसा एम हैमिल और गांव वालों ने उस आखिरी दिन दिखाया। और ये हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आता है। ये कहानी लगभग 150 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही ताज़ा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी संस्कृति, हमारी भाषा और विरासत में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम भी शायद तब तक हल्के में ले रहे हैं जब तक उन्हें खोने का खतरा सामने न आ जाए। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।